हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार है और मेरा 2023 में यूपी पीसीएस में डिप्टी जेलर के रैंक 31 के साथ सिलेक्शन हुआ है और साथ में ही उत्तराखंड पीसीएस में मेरा स्टेट टैक्स ऑफिसर पे रैंक 1 आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने कई मल्टीपल स्टेट्स के एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं आज अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को जो है टैकल करें, और इसमें हम बहुत ही डिटेल में अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम अब बातचीत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस के दौरान हमें समझना होगा कि जैसे आप अगर ग्रेजुएशन में हैं तो आपके पास कम से कम मतलब इस प्रिपरेशन का मुझे टाइम लगता है कि आपको 1.5 से 2 साल का आपके पास जो है टाइम होना चाहिए, क्योंकि जो इतना होलिस्टिक सिलेबस है, अगर उसको समय कम दोगे, जल्दबाजी में करोगे तो कई बार वो जितना डीपन होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाएंगी। तो मोर बेटर है कि आप 1.5 से 2 साल का वक्त लें और प्रिपरेशन शुरू करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रीलिम्स का और जो मेंस है उन दोनों का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। सिलेबस में जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और मेंस का सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। आप उन्हें सेग्रीगेट नहीं कर सकते प्रीलिम्स और मेंस के व्यू में, ठीक है। तो क्या करना है कि जैसे सबसे पहले कोशिश करें कि पहले शुरुआती 3-4 महीने मेंस की तैयारी पर फोकस करें, ठीक है। उसमें पेपर, मान लो पेपर 1 है और उसमें 3 पोर्शन आते हैं, जिसमें हिस्ट्री आता है, सोसाइटी आता है और इसके अलावा ज्योग्राफी आती है और आर्ट एंड कल्चर भी इसमें आता है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर है, तो जो चीज़ें प्रीलिम्स के साथ हैं उनको उस तरीके से पढ़ें जो प्रीलिम्स में ज़रूरी है, राइट। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री प्रीलिम्स और मेंस की बहुत अलग नहीं है। देखो एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन एक सिलेबस में आता है PYQ में कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनके ऊपर सिलेबस में दिया हुआ है मेंस में, ठीक है। तो उसमें सवाल आया था लास्ट ईयर के सर सैयद अहमद खां के बारे में आप बताइए। तो अब आप हर पर्सनैलिटी को अलग से तो लिखोगे नहीं, तो लेकिन हमने प्रीलिम्स के टाइम सर सैयद अहमद खां के बारे में चीज़ें पढ़ी होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होता है कि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी और उनकी विचारधारा किस तरीके से मॉडर्न करना था अंग्रेज़ों को। तो जो चीज़ें आपने सर सैयद अहमद खां के बारे में जहाँ जहाँ पढ़ी हैं, जैसे उन्होंने जब नौसेना विद्रोह हुआ तो उसके समय भी रोल प्ले किया, तो मतलब इस तरीके से जो भी सर सैयद अहमद खां के बारे में प्रीलिम्स में पता है आपको, वही चीज़ें आपको असेंबल कर देनी है। तो हिस्ट्री के लिए मेनली मतलब जो मेरा रिसोर्स रहता था, उसमें क्या करता था मैं, मैंने जो अखिल मूर्ति सर के जो नोट्स थे, तो उनको मतलब मैंने मेंस के लिए प्रेफर किया था और उसके साथ मैंने प्रीलिम्स में ऐड कर लिया था दृष्टि की जो क्विक बुक है, ठीक है। जो क्विक बुक आती है उसको मैंने पढ़ा और कुछ टॉपिक जैसे यूपी पीसीएस में क्रांतिकारी जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में बहुत प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछता है, जैसे क्रोनोलॉजी हो गई उसके बारे में वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें ज़्यादा पूछता है उन चीज़ों को मैंने, जैसे परीक्षावाणी हो गया, घटना चक्र में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हो गया, वो मैंने वहीं पर ऐड कर लिया था मेंस के साथ ही, ठीक है। तो जैसे बुक एंड ऑथर्स वो पूछता है बहुत ज़्यादा, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ें मैंने अलग से नोट कर ली थी। दृष्टि में जो है, मेंस में है या परीक्षावाणी में जो भी है, जैसे बहुत ही लिटरेचर वर्क बहुत पूछता है, जैसे महात्मा गांधी का ये सारे लिटरेचर वर्क है वो मैंने एक जगह असेंबल कर लिया था। जैसे प्रीलिम्स में टर्मिनोलॉजी बहुत पूछता है कि उस समय इस चीज़ को क्या कहते थे, जैसे वरीद किसको कहते थे या पन किसको कहा जाता था, तो टर्मिनोलॉजी मैंने सेग्रीगेट कर ली अलग से। तो इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स को जो है मतलब टैकल किया था मोस्टली, कि जो चीज़ें PYQ में सबसे पहले अगर आपको जाना है प्रीलिम्स या मेंस हो, तो आप दोनों चीज़ों के टॉपिक्स देखिए कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में PYQ में प्रीलिम्स में क्या पूछा गया है और मेंस में क्या पूछा गया है, और जितने एस्पेक्ट प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उन एस्पेक्ट को देखिए। कि जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है, अगर उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, आप देखोगे 20-25 क्वेश्चन जो भी आए हैं उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे हैं, जो बेस्ड हैं साइट्स के ऊपर कि ये वाली चीज़ कहाँ मिली है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो उसकी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर क्या था,
वहाँ की सोसाइटी से 1-2 क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो उसकी साइट्स से हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि जो साइट्स हैं उनको मैप में लोकेट कर लें, साथ ही जो साइट्स हैं उनको अच्छे से फोकस करके पढ़ें अन्य चीज़ों की बजाय। जैसे उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो बेटर होगा जो चीज़ PYQ में पूछा जा रहा है, सबसे पहले मतलब मेरा जो पर्सनली रहा था, तो मैंने 1 महीना लगभग इस चीज़ में निकाला। जैसे अगर मैं हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ तो हिस्ट्री में मैं 5 से 6 दिन पहले PYQ देखूंगा बहुत अच्छे से, और एक बार नहीं कई बार देखूंगा कि प्रीलिम्स में मेनली जब तक मुझे वो लगा याद ना होने लग जाए, पढ़ते वक्त मुझे रिकॉल ना हो, तब तक मैं उसे क्या करूंगा, बार बार देखूंगा, राइट। तो मैं क्या करता था कि जैसे हिस्ट्री के मैंने PYQ निकाला और उसमें मैं एक जगह नोट करता जाता था कि जैसे PYQ लिया मैंने प्रीलिम्स का। अब मैं हिस्ट्री पे ही एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो हिस्ट्री में मैं क्या करता था, जो टॉपिक्स हैं जैसे हड़प्पा है या फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता है, जैसे ऐसे करके जो टॉपिक्स थे मैंने ऐसे करके अपना नोट कर लिया। अब उसके सामने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा वो मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में कि साइट से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चीज़ से इतना, वैदिक से क्या पूछा गया है। जैसे मौर्यन एम्पायर है उसमें मोस्टली उसने क्वेश्चन पूछे कि प्रशासनिक जो हैं उनके बारे में, और साथ में ही उसने जो पिलर्स हैं अशोक के उसके बारे में पूछा। तो मुझे ये आइडिया लग गया पूरे उससे कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है PYQ के हिसाब से। अब वो मैंने एक लिस्टिंग बना ली एक कॉपी पेज पे। अब जब मैं उसे पढ़ूंगा तो पहले उसे देखूंगा कि हड़प्पा पढ़ना है तो मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। अब मुझे पता होता था कि 2 तरीके से फिर मैं आगे सेग्रीगेट करता था कि मुझे पता होता था कि ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल है और कुछ चीज़ होती है बिल्कुल फैक्ट। तो जो फैक्ट है और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो उस फैक्ट को मैं क्या करता था, मैं वीक में 7 डेज होते हैं उनमें 3 दिन में रखता था कि 3 दिन में मैं वो चीज़ पढ़ूंगा हर सब्जेक्ट की जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा ऐसी है जिसको मुझे बार बार रटना पड़ेगा 15-20 बार, तब जा करके वो दिमाग में अच्छे से सेट होगी। तो उनको लिए 3 दिन रखता था और 4 दिन में रखता था उस सब्जेक्ट को प्रॉपर। एक सब्जेक्ट से कभी हिस्ट्री पढ़ा, कभी पॉलिटी पढ़ा, कभी ज्योग्राफी पढ़ा, उन चीज़ों के लिए मैं टाइम टेक करता था, ठीक है। तो मैंने हिस्ट्री का अगर मैं मटेरियल बताऊं तो मैंने 2 ही यूज़ किए थे। एक अखिल मूर्ति सर का नोट्स था और साथ में ही एक दृष्टि की क्विक बुक थी। कुछ प्रेफरेंस लेने के लिए कुछ परीक्षावाणी भी देखी, कुछ टॉपिक्स के लिए जैसे क्रांतिकारी घटना हो गई, और मैंने घटना चक्र को भी एक बार देखा कि मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मेरी इन बुक्स में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और जो रिपीट हो जाए तो मैं उसको देख सकूं। तो PYQ के लिए भी जरूरी है। तो ये मेरा हिस्ट्री का मटेरियल था, ठीक है। अब जैसे दूसरा सेक्शन आता है, दूसरा सेक्शन आता है मान लो उसमें सोसाइटी का सेक्शन था, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। अब सोसाइटी में मतलब मेरा रहता था मोस्टली कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, वुमेन पे क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए मैंने विजन का जो मेंस 365 है उसको ज़्यादा प्रेफर किया था सोसाइटी के लिए, मतलब मोस्टली मैंने। और दृष्टि की जो नोट्स थे वो मैंने काफ़ी पढ़े। बाकी जो करंट कॉन्टेम्पररी इश्यूज रहते हैं उनको भी देखा। तो सोसाइटी के लिए मतलब मैंने मोस्टली यही सब किया था और एक नोट्स बना लिए थे प्रॉपर। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मेरा रहा था कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैंने उसी में से जो टॉपिक्स आते थे वो, और एटलस से हम मतलब मैपिंग वगैरह को करना, मतलब वो सब चीज़ें एटलस से हो जाती है। और उसकी मैंने सबकी मैपिंग की बुकलेट बनाई हुई थी, इंडिया की अपने आप मैपिंग की, ऐसे ही मैंने वर्ल्ड की मैपिंग की। तो मैंने अपने बुकलेट बना रखी थी मैपिंग की सारी चीज़ों की, ठीक है। तो आप भी उस मैपिंग से, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी, और प्रीलिम्स में तो मोस्टली मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गए या भूकंप होगा, कहाँ कौन सा होता है, कौन सी खेती होती है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने ज्योग्राफी को 3 सेक्शंस में मतलब मेनली डिवाइड कर रखा था, 4 सेक्शन में। एक सेक्शन था मैपिंग का कि मतलब मैं मैपिंग अच्छे से पढ़ूंगा। मैपिंग के अलावा एक सेक्शन मैंने एग्रीकल्चर के बारे में, एक सेक्शन था इंडस्ट्री के बारे में, और एक सेक्शन था मेरा एनर्जी के बारे में कि एनर्जी जैसे जो भी पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मतलब मेरा मोस्टली इस तरीके से रहता था कि मैं इस चीज़ को मंथ में पढ़ता रहूँगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जैसे एक बार पढ़ लिया तो वो लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन जो डाटा वाली चीज़ें होंगी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं उसको अलग से सेग्रीगेट कर रखे थे मैंने सारे टॉपिक्स, कि उन्हें मैं 3 दिन टाइम दूंगा। बाकी सारी चीज़ें जो बची हुई हैं उस सब्जेक्ट में उसे मैं अगले 4 दिन टाइम देता था, ठीक है। ऐसे ही
आगे अगर हम देखें तो सोसाइटी के बाद आर्ट एंड कल्चर का मैंने क्या किया था, आर्ट एंड कल्चर में जो भी चीज़ें पुरानी पूछी गई हैं पीवाईक्यू में, एक तो सबसे पहले मैंने उसका सिनॉप्सिस बना लिया कि पीवाईक्यू में आर्ट एंड कल्चर में पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, ठीक है। पीवाईक्यू में और पीवाईक्यू दोनों के, पीसीएस का भी और इधर जो है यूपीएससी का भी, जो भी पीवाईक्यू पूछा गया उसका मैंने सिनॉप्सिस बना लिया, तो उससे भी काफ़ी कंटेंट मिल जाता है, उसको भी हम आगे यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो टॉपिक्स मुझे लग रहे थे कि जो सिलेबस में है, जैसे कि लिटरेचर हो गया या फिर हमारा आर्किटेक्चर हो गया, तो मैंने उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट कर लिया था कि लिटरेचर एक तरफ सूफी लिटरेचर और भक्ति आंदोलन का लिटरेचर या फिर वैदिक लिटरेचर, ये सब चीज़ें मैंने अलग से नोट्स बना दिए, संस्कृत लिटरेचर जहाँ से भी मुझे मिला, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक जगह से नहीं मिलती, आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, कई बार आपको विजन का नोट्स देखना पड़ेगा, कई बार और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे विजन का नोट्स देखा मैंने, और दृष्टि के भी जो क्विक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की वो भी थोड़ी देखी, पीवाईक्यू देखे, तो इस तरीके से मैंने एक नोट्स बना लिया जो टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर में दे रखे थे और जो पीवाईक्यू पूछे गए थे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर हो गया। अब उसके अलावा हमने जो सेकंड पेपर है, अब वो है पॉलिटी का पेपर। उसमें क्या था मेरा, पॉलिटी में मतलब मेनली मैंने क्या किया कि मैं लक्ष्मीकांत जो है उसको मतलब मैंने बहुत कम पढ़ा, जो दृष्टि की क्विक बुक है उसको मैंने ज़्यादा प्रेफर किया, और जो क्विक बुक है उसी को मैंने यूज़ किया एज अ मीन्स के तौर पे भी। मैंने उसके लिए कोई अलग से कुछ चीज़ नहीं पढ़ी, जो टॉपिक स्पेसिफिकली मेंस में थे केवल उनके अलग से नोट्स बनाए थे, जैसे हमारे भारतीय संविधान की दूसरे देशों के संविधान के साथ तुलना। जबकि मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे ब्रिटेन के साथ अगर हमें तुलना करनी है तो आप पहले से उठा लीजिए, जैसे सोर्सेज क्या हैं, तो हमने वहाँ से संसदीय प्रणाली ली है तो वहाँ भी वही चीज़ है। तो मैंने ये एक तरफ कर लिया कि जो प्रीलिम्स में पढ़ा था क्या क्या समानताएं पढ़ी और क्या क्या असमानताएं पढ़ी। जैसे हमारे यहाँ जो स्पीकर होता है वो मोस्टली उसी पार्टी का होता है जिसका सरकार है, लेकिन वहाँ पे स्पीकर किसी पार्टी से संबंधित नहीं होगा। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का फैक्ट है, लेकिन मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो मैंने मेनली फोकस किया क्विक बुक को याद करने पे कि मैं उसको अच्छे से याद कर पाऊँ, और वही चीज़ें जो मेंस के साथ अरेंज हो रही हैं वो कर ली। कुछ टॉपिक अलग थे तो उनके लिए जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी होती हैं उनको यूट्यूब से सर्च कर लिया, थोड़ा जैसे विजन का सर्च कर ली साइट्स, या कई बार ओनली आईएएस की साइट सर्च कर ली किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। तो ये मैं सब चीज़ें यूज़ करता रहता था जैसी ज़रूरत थी, डिमांड थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे सेकंड नंबर पे आता है जैसे गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस के लिए मेरा मोस्टली रहता था कि जो पीवाईक्यू पूछा गया है उस पर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पकड़ बनाई कि गवर्नेंस पे पीवाईक्यू में ओनली ई गवर्नेंस पे पूछा गया, सुशासन पे ज़्यादा पूछा गया है, तो मैंने इनको अच्छे से तैयार कर लिया कि ये क्या चैलेंजेस हैं, क्या है, क्या हम वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड कहाँ से आएगा, जो हम पढ़ते रहते हैं, जैसे बहुत सारा जगह पे एआई का काम होता है या ई गवर्नेंस की सबमिट होती है, तो जो भी मुझे ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी प्रीलिम्स में करंट अफेयर में मिलता था मैं उसे वहीं जा करके ऐड कर देता था, ठीक है। तो मैंने जैसे मेघदूतम ऐप है नीति आयोग का, तो ये है प्रीलिम्स का इफेक्ट। जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, ये सब चीज़ें हैं प्रीलिम्स की, लेकिन उनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेंस में एज अ वे फॉरवर्ड भी और गवर्नमेंट के स्टेप के तौर पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कहने का कि मैंने मोस्टली उसके लिए चीज़ें नहीं पढ़ी, मैंने प्रीलिम्स को अच्छे से पढ़ के उसे मेंस में अरेंज किया एज अ सिलेबस के तौर पे कि सिलेबस उसका क्या है, मैं उसे कैसे अरेंज करूँ। और अब मैं गवर्नेंस के अलावा जैसे मेरा तीसरा रहता है पार्ट इसमें आईआर, तो आईआर के लिए मैंने विजन का जो मेंस 365 है वो मैंने केवल पढ़ा था कि उसमें क्या चल रहा है आईआर में, क्योंकि ये मोस्टली करंट कॉन्टेम्पररी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पेपर के बारे में। थर्ड पेपर को मैंने तैयार करने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की, जैसे प्रीलिम्स में कुछ चीज़ें जो जैसे बॉन्ड्स का चैप्टर होता है या कुछ और चीज़ें होती हैं वो मैंने मुरनाल सर से मतलब चीज़ें वीडियोस देखी थी जो मुझे नहीं लगती थी। इसके अलावा मैंने दृष्टि का जो AK अरुण सर हैं उनकी नोट्स थे तो उनसे भी मैंने हेल्प ली जो मुझे वहाँ से अच्छे से तैयार हो सकते थे। इसके अलावा जैसे PCS में क्या होता है, प्रीलिम्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स लूसेंट से डेट वगैरह ज़्यादा पूछता है, तो मैंने जो डेट वगैरह उसके हिसाब से थी वो भी मैंने वहाँ से पढ़ ली। इसके अलावा जो बजट है वो
मेनली पूछता है, तो बजट को मैंने अलग से तैयार किया था प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस में जो इकोनॉमी का जो सेक्शन था उसको तैयार करने के लिए मैंने क्या किया कि जो मुरनाल सर के नोट्स आते हैं मेंस के, वो भी मैंने यूज़ किए थे थोड़े, और विजन की जो 365 है उसमें जो टॉपिक्स मुझे लग रहे थे कि अच्छे हैं, कुछ पॉइंट एक्चुअल में मैंने किसी बुक को या किसी भी सोर्सेज को पूरी तरह कंप्लीटली फॉलो नहीं किया। जैसी उस टॉपिक की डिमांड है कि कितना डीप में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से मैंने उन सोर्सेज को यूज़ किया है एज अ रेफरेंस। कई बार कुछ टॉपिक ओनली आईएएस में अच्छा दिया है, या कई बार दृष्टि में अच्छा दिया है। तो इस तरीके से मतलब आपको समझना पड़ेगा कि पीवाईक्यू किस डेप्थ तक जा रहा है, और आपका जो कंटेंट है वो उसके लिए इनफ है या नहीं है। जो कंटेंट है वो इतना इनफ होना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द कुछ भी चीज़ें पूछे तो आप बना सकें, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे थर्ड पेपर में और सेक्शन क्या होता है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी होती है। तो साइंस में क्या होता है, थर्ड पेपर में ही साइंस में मेरा रहता था, साइंस में मैंने केवल अपने नोट्स यूज़ किए थे दृष्टि के। और इसके अलावा जो साइंस एंड टेक में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉपिक्स ऐसे हैं जो विजन की 365 में आते हैं और जो हमारे सिलेबस से सीधे रिलेवेंट हैं, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, या कोई भी नई तकनीक हो गई जिसका बहुत चर्चा हुई है। लाइक ना, हर चीज़ नहीं पढ़ी मैंने विजन 365 से, जो चर्चा में से क्वांटम टेक्नोलॉजी है, जैसे रोबोटिक्स है, जो हमारे सिलेबस से मैच खाता है, केवल वही चीज़ें मैंने देखी। और मेनली मेरा फोकस रहता था कि उसमें भी देखने को लेकर के दो नज़रिए रहते थे कि वे फॉरवर्ड में मैं क्या लिखूँ, क्योंकि जो अवधारणात्मक बातें हैं वो तो मुझे पता है मेरे नोट्स में, लेकिन जो मुझे नया रेफरेंस लिया तो वे फॉरवर्ड देख लिया उससे। वे फॉरवर्ड के अलावा दूसरी चीज़ रहती थी कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप मतलब लिए हैं वो मैं याद करता था ताकि वहाँ यूज़ कर सकूँ। बस मेनली टॉपिक्स में मैं ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रखता था, ठीक है। इसके अलावा हमारा जैसे एनवायरनमेंट आता है थर्ड पेपर में। एनवायरनमेंट के लिए मेरा रहता था, एनवायरनमेंट में मैं मेनली एसडीजी को मतलब मैंने पूरा याद कर लिया था कि एसडीजी क्या होते हैं। एनडीसी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो इंडिया का है वो, पंचामृत जो है वो, ऐसी कुछ चीज़ें जो याद कर ली थी उस तरीके से। और सरकार ने अलग अलग स्टेप क्या उठाए, जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या उठाया है, क्योंकि पॉल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, राइट। जो मानव और वन्य जीव संघर्ष चल रहा है इसके लिए क्या स्टेप लिए गए। तो ये जो इशू है, जैसे कार्बन को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या क्या काम हो रहे हैं। तो जो मेन टॉपिक्स थे जिन पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, जैसे हम हर चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या कर रहे हैं हम, कार्बन सिंक के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जो मेन कंपोनेंट होते हैं जो सिलेबस में अलाइन है। और जैसे मेन सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है इंडिया की, दूसरी समस्या क्लाइमेट चेंज है। तो इन चीज़ों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, क्यों, इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए कार्बन सिंक के लिए। और जैसे कि किस तरीके कौन से इनिशिएटिव वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है, जैसे CDRI इंडिया का चल रहा है, और हमारा जैसे सोलर मिशन चल रहा है वर्ल्ड के साथ मिल करके। तो ये सब चीज़ें, ग्लासगो में पंचामृत मिशन हो गया, और बहुत सारे मूवमेंट जैसे मिट्टी बचाओ सॉइल, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब प्रीलिम्स को साथ में लेकर के मेंस में जो विजन 365 में आता है वो, और साथ में थोड़ा सा जैसे मेरे कुछ नोट्स थे वो, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं रेफरेंस तो मैं कई चीज़ों से लेता था, लेकिन रेफरेंस में मैं जैसे अगर 500 वर्ड की कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो उसमें मैं केवल 10 वर्ड ले लिए या 20 वर्ड ले लिए, उस तरीके से कि ये मेरा इंट्रो मुझे अच्छा मिल गया, यहाँ से मुझे वे फॉरवर्ड अच्छा मिल गया, इस तरीके से मतलब मेरा रहता था। और उसमें ही नेक्स्ट अगर हम देखें कि उसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है कि मेनली उनके 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा भूस्खलन के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, हीट वेव बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, या फिर हमारा फ्लड हो गया, और फ्लड में भी अर्बन फ्लड्स, ये 6-7 टॉपिक्स हैं। देखोगे तुम सारे क्वेश्चन इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि इन टॉपिक्स पे आपको नोट्स बना लें केवल, कि जैसे कौन कौन से टेररिस्ट अटैक हुए, क्योंकि मानवीय ये डिजास्टर्स हैं। तो ऐसी चीज़ें, भूस्खलन कितनी बार पिछले 1-2 साल में आया है, क्या उसके लिए सरकार ने किया है, आगे हम और क्या कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें हीट वेव क्या है, हीट वेव क्यों आ रही है, हीट वेव के लिए सरकार क्या कर रही है, इससे क्या इम्पेक्ट होंगे इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे,
हमारी ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट होंगे। तो किसी भी चीज़ को मतलब इस तरीके से आपको टैकल करना, राइट। अब आते हैं हम फोर्थ पेपर के ऊपर, ठीक है। फोर्थ पेपर में क्या था, मतलब फोर्थ पेपर में मैंने दो तरीके से अपनी चीज़ों को सेग्रीगेट किया था। एक था कि जैसे जो PYQ आए हैं, वो PYQ सबसे पहले मैंने बताया PYQ देखने, और मैं PYQ के सिनॉप्सिस बना लेता था, ठीक है। सिनॉप्सिस बना ली। अब मुझे आइडिया हो गया, क्योंकि PYQ पढ़ने से आपको याद नहीं होगा। PYQ का जब सिनॉप्सिस बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, मुझे किस डिमांड या किस हद तक जाना है, क्या डिफरेंसेस पूछता है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, सिंपैथी। तो जो भी टर्मिनोलॉजी थी फोर्थ पेपर में, वो मैंने टर्मिनोलॉजी को तो डेफिनेशन तो लिखी ही, साथ में मैंने उसके साथ जो कोट्स थे जो जुड़े हुए थे उसमें, वो कोट्स भी मैंने लिख लिए उसके साथ ही, ताकि मैं कई बार इंट्रो में उस कोट्स का भी यूज़ कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेरा सोर्स रहता था कि मतलब जो चीज़ें कॉन्टेम्पररी हैं उनको मैं ऐड कर सकूं, मतलब एथिक्स के साथ। जैसे जो भी चीज़ें जैसे गीता है, या जो और भी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं, जैसे अरस्तु वगैरह का था, तो उनके विचारों में स्लाइटली चेंज आएगा वर्च्यू के बारे में। तो मैंने एक ही पास में नोट्स बना दिया अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन तीनों का। तो उसमें मुझे पता रहता था कि क्या डिफरेंस है, इन तीनों की आइडियोलॉजी में क्या अंतर आया। जैसे विवेकानंद है तो उन्होंने क्या बोला, मानवता को लेकर के क्या स्टांस था उनका। तो वो चीज़ें मुझे बहुत यूज़ करती हैं। मैं फिलोसॉफिकल चीज़ें काफ़ी मैंने देखी। इसके अलावा मैंने टर्मिनोलॉजी देखी, उनकी डेफिनेशंस देखी, उसके साथ जो कोट्स मिल सकते थे, या जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे IAS ऑफिसर्स के या कोई भी हो, उनके एग्जाम्पल्स मैंने ऐड कर लिए वहाँ पर। तो इस तरीके से एक लिस्टिंग टाइप से तैयार कर ली। तो इस तरीके से मेरा फोर्थ पेपर था। अभी क्या था कि फिफ्थ पेपर और सिक्स पेपर भी जुड़ा है UPPCS में। तो इसके लिए मेरा क्या था, फिफ्थ और सिक्स पेपर के लिए मैंने मोस्टली फिफ्थ पेपर के लिए और सिक्स पेपर के लिए मैंने क्या किया, दो चीज़ें मैंने यूज़ की थी। एक तो बुक आई थी यूथ पब्लिकेशन की, उसको मैंने यूज़ किया था। वो क्वेश्चन फॉर्मेट में थी, सिलेबस को टू द पॉइंट गाइड करते हुए। और दूसरा मैंने क्या था, गवर्नमेंट वेबसाइट जो है उसको यूपी की, उसकी अलग अलग मिनिस्ट्री की, वो मैंने यूज़ की थी। तीसरा मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स को बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी। जैसे कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जैसे सोलर पॉलिसी हो गई, टूरिज्म पॉलिसी हो गई, या फिल्म निर्माण नीति हो गई, ये सब चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा, क्योंकि मैं वहाँ उन चीज़ों को एज अ करेंट अफेयर भी यूज़ कर सकूँ। और जो मैंने प्रीलिम्स के लिए यूपी का जो करंट पढ़ा था, ठीक है, यूपी का जो मैंने करंट पढ़ा था, वो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली, ताकि एज अ फैक्ट मैं वहाँ यूज़ कर सकूँ, ठीक है। इसके अलावा ये यूपी का प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था, जैसे कहाँ कौन सा मेला लगता है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो यूपी के बारे में, SDG रिपोर्ट जो यूपी के बारे में, यूपी का बजट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट था इन पेपर्स के लिए। तो ये चीज़ें मैंने इस तरीके से, जो टॉपिक्स था उसके हिसाब से, यूपी का बजट पढ़ा, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी, यूथ पब्लिकेशन से पढ़ा। इसके अलावा मतलब थोड़ा सा एक और इलाहाबाद में एक पब्लिकेशन आता है, उसकी भी एक बुक्स थी, उससे भी मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया था। मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, अब तो और आ गए हैं, ध्येय IAS का आ गया है, शिल्पी का आ गया है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेनली बात करेंगे कि हम अब इन सब चीज़ों को करें कैसे। और मैंने इतने स्टेट का अलग अलग, हरियाणा PCS का भी प्रीलिम्स निकाला, तो अलग अलग स्टेट का हम एग्ज़ाम कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी 70% चीज़ें GSE होती है, ठीक है, जो सब में कॉमन रहेगी, 70 से 80% के लगभग। अब 20% चीज़ें अलग हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक कौन सा है, जिसकी डिमांड्स, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करिए, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, टाइम दीजिए उसे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप स्ट्रेटेजी हम करेंगे कि किस तरीके से हम अपना जो शेड्यूल बनाएं, किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को टैकल करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, अपने पढ़ाई मैंने जो मेनली की थी, वो मैं पढ़ता था 6 से लेकर के 8 घंटे तक, और एग्ज़ाम अगर टाइम आता था तो फिर तो 10-12 घंटे हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में 6 से 8 घंटे तक हम स्टडी करते थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या करता था, मैं 3 दिन का मेरा टारगेट रहता था कि जो मैंने फैक्ट निकाले हैं उनको मैं बार बार रिवाइज करूँगा,
और 4 दिन मैं क्या करूंगा, वीक के बचे हुए कोई भी एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, उसे पूरा कंप्लीट करूंगा, जैसे कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी, कभी एनवायरनमेंट, वो चीज़। तो अब इसमें क्या होता था, जो फैक्चुअल चीज़ें थी वो हर वीक रिवाइज हो रही हैं, महीने में 4 बार। अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बहुत मेमोराइज होने लग जाती हैं, और इधर हमारा कॉन्सेप्ट भी चलता रहता है, ठीक है, साथ ही साथ। तो इसमें क्या है, आप कोई भी चीज़ को सेग्रीगेट करके मत पढ़िए कि ये प्रीलिम्स है, ये मेंस है। प्रीलिम्स और मेंस एक ही होता है। जिन सब्जेक्ट में प्रीलिम्स और मेंस में सिलेबस, जैसे हिस्ट्री दोनों में आती है, ज्योग्राफी दोनों में आती है, इकोनॉमी दोनों में आती है, तो वहाँ आप उस अप्रोच को डेवलप करें। और मेरा पढ़ने का नज़रिया रहता था, जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ, लाइक एक सेकेंड, जैसे अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ राम मंदिर के ही बारे में, राइट, कि राम मंदिर है, तो मेरा क्या रहता था एस्पेक्ट इसको सोचने का कि वाई इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, इसके 4 एस्पेक्ट होते थे कि सोसाइटी के हिसाब से क्या क्यों जरूरी है। इसके अलावा दूसरा रहता था कि पॉलिटिकली इसमें क्या मुद्दा है। तीसरा रहता था इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसकी वजह से, ठीक है। और एक सिलेक्टिव रहता था कि एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है इसके साथ, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या इश्यूज हैं, मतलब इसकी वजह से क्या नेगेटिव्स आ सकते हैं हमारी सोसाइटी पे, क्या नेगेटिव। अब यहीं पे पॉजिटिव भी पढ़ता था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इन सब पे अफेक्ट, और नेगेटिव अफेक्ट क्या हैं इन दोनों चीज़ों के, ठीक है। और अब हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव्स को, और गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें एनरोल कर रही है। तो इस तरीके से भी मतलब मोस्टली मेरा रहता था कि मैं किसी भी टॉपिक्स को पढूं कि ये क्यों न्यूज़ में है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई, इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, एनवायरनमेंट पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पर, इस नज़रिए से पढ़ना। और अगर ये इम्पैक्ट हैं तो हम इनको वे फॉरवर्ड, हम किस तरीके से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये मतलब मेरी मोस्टली स्ट्रेटेजी थी जो मैंने ओवरव्यू बताया आपको। और मेरा कहना है कि आप रिवीजन पे बहुत फोकस करें, रिवीजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। हाँ, एक एस्पेक्ट और मैं बताना भूल गया आपको कि यूपी पीसीएस या कोई भी मतलब यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स मतलब हम कैसे टैकल करें प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में हर बार 140 के लगभग मार्क्स रहे। तो मेरा जो करंट अफेयर रहता था, पहली बात मैं कभी भी पहले से करंट अफेयर नहीं पढ़ता था कि रोज पर डे के हिसाब से या कोई मैगजीन ला करके पढ़ रहा हूँ। तो मेरा करंट अफेयर का सोर्स रहता था आई की जो दृष्टि आती है, आई दृष्टि। वो देखो, बुक्स सब पढ़ते हैं आई दृष्टि को, लेकिन क्या रहता है कि मेनली आपको पढ़ना इस तरीके से कि वो चीज़ याद हो, वो फैक्ट वहाँ तक पहुँचे एग्जाम तक, कन्फ्यूजन ना हो। और दूसरा मेरा रहता था घटना सार, इसको भी मैं थोड़ा प्रेफर करता था कि उसमें कोई टॉपिक्स नया तो नहीं, अलग तो नहीं है। और ऐसे 1-2 यूट्यूब चैनल जैसे आ गए, दृष्टि पे आ गया, या यूपीएससी हिंदी पे आ गया, या फिर अब एक पीसीएस अभ्यास करके है, ऐसे मतलब कुछ चैनल हैं, उस पर देख लिए एक बार वैसे ही स्पीड के साथ, ताकि क्या हो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे ये रहे कि एक आध टॉपिक ऐसा है जो इन बुक्स में नहीं दिया, वो हो जाए। और फिर एक बार नोट्स बनाता था मैं इसका एग्जाम टाइम से पहले 10 दिन पहले, और उसको पर डे एक बार रिवीजन करना है, मतलब 2-3 घंटे में। इस तरीके से मेरा करंट अफेयर रहता था। और करंट अफेयर अब एक इसमें जैसे साइंस का जो पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए, साइंस में मेरा क्या रहता था कि मुझे बायो इंटरेस्टेड भी है, तो मैं बायो में मैंने सेग्रीगेट किया किस टॉपिक्स को ज़्यादा पूछता है। तो उसका टॉपिक रहता है विटामिन, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। इसके अलावा हेल्थ, जो डिसीजेज होती हैं वो ज़्यादा पूछता है। इसके अलावा उसकी बायोलॉजी में रहता है ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका, जैसे लिवर, ये सब, तो इनको मैंने अलग से पढ़ा। इसके अलावा फिजिक्स में उसका मेनली रहता है न्यूक्लियर फिजिक्स पे फोकस रहता है, मात्रक वगैरह बहुत ज़्यादा पूछता है। तो जब आप PYQ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको किस दायरे में जा करके, किस दायरे में रह करके वो चीज़ें पढ़नी है, समझनी है। क्योंकि जब तक आप अपनी लिमिटेशंस सेट नहीं करोगे कि मुझे इस दायरे में और इस डीप तक पहुंचना है, तो कई बार क्या होगा, आप अगर आपने PYQ नहीं देखा है तो जितनी ज़रूरत नहीं थी उतना पढ़ लिया, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना था, उसको आपने सही से नहीं पढ़ा। तो इसलिए PYQ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो जो है आपको की हैं जो दिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो मेरा कहना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस का PYQ देखिए, और ऐसे नहीं, उसका नोट्स बनाइए कि किस प्रीलिम्स में किस किस टॉपिक्स पे सवाल हैं, मेंस में किस किस टॉपिक पे सवाल हैं। और उसके बाद फिर उसको अपनी जब पढ़ो टेबल पे, तो उसके साथ उसको अपने हाथ से लिखा हुआ रखिए, ताकि, और इसके लिए आप PYQ के लिए एक शिल्पी पब्लिकेशन का आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। और रिवीजन मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट की है कि किसी भी चीज़ को मैं कई बार कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि एक बार क्वेश्चन आया था कि सॉफ्ट पावर इंडिया की किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा था कि दिवाली मनाई गई थी वहाँ पर, अमेरिका में उसकी छुट्टी भी हुई। तो ये भारत के लिए बड़ा इम्पैक्ट था। जैसे बहुत बहुत जगह पे स्टैचू बनते रहते हैं, जैसे बर्लिन में अभी सांची का स्तूप बनाया गया। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर ही तो इंक्रीज हो रही है। सऊदी अरब में योगा को एज अ सिलेबस जोड़ा गया था, लॉस एंजल्स में योग यूनिवर्सिटी खोली गई थी। तो मैंने जो प्रीलिम्स के फैक्ट थे, जो हमारी आर्ट एंड कल्चर, हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर के जाते हैं, उनके ऊपर मतलब जो मेरे दिमाग में रहता था, मैं हमेशा प्रीलिम्स की चीज़ें भी पढ़ के जाता था मेंस में, ताकि मैं उन फैक्ट को यूज़ कर सकूं जो प्रीलिम्स में पढ़े थे। तो ये मेरी मोस्टली स्ट्रेटेजी रही। थैंक्स गाइस शेयर करने के लिए, थैंक्स टू लिसन।